बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। एक के बाद एक चीज हुकूमत के गले पड़ रही है और वजह सिर्फ इमरान खान। जेल में बैठा हुआ आदमी इनके ऊपर इतना हावी हो गया कि बैनुल अक़वामी सतह पे या पाकिस्तान के अंदर इनके तमाम फैसले कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब जब तक ये कैदी नंबर 804 को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक ये कोई दिमाग के साथ फैसला कर नहीं पाएंगे, तब तक कोई ऐसा फैसला नहीं कर पाएंगे जिसमें दानिशमंदी हो। मिसाल के तौर पे वादिये तीरा वाला जो ऑपरेशन है वो भी इनके गले पड़ गया। अब हुआ ये कि गुज़िश्ता रात एक स्टेटमेंट जारी कर दिया वजारत इत्तलात ने और एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि वादिये तीरा में तो ऑपरेशन ही कोई नहीं हो रहा, और ये कहना शुरू कर दिया कि वहां से लोगों को निकालने का तो हमने कहा ही नहीं, ये तो लोग खुद निकल रहे हैं वहां से, या सूबाई हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है। तो ये जनाब बड़ी ज्यादती हो रही है, वादिये तीरा का सारा मामला हमारे ऊपर डल रहा है, हम इसका सख्ती से नोटिस लेते हैं। ये वजारत इत्तलात ने किया। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सुहेल आफरीदी ने जवाब क्या दिया, पहले जरा आप सुने कि थोड़े दिन पहले डीजीआईएसपीआर का जो स्टेटमेंट है, ये जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये स्टेटमेंट है 6 जनवरी 2026 का, यानी आज से लगभग 20 दिन पहले। डीजीआईएसपीआर ने ऑपरेशंस के हवाले से क्या कहा जब उनसे सवाल किया गया, जब ये नकल मकानी शुरू हो रही थी, तो डीजीआईएसपीआर क्या कह रहे थे, जरा ये सुने आप। अब वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने, आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है ऑपरेशन हो रहे हैं, एज ऑफ टुडे भी हो रहे हैं। बिकॉज दी सिक्योरिटी, मैंने आप पहले ही बार बार की, कुछ चीजें फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, आपने सुना डीजीआईएसपीआर को। अब जरा आप सुने ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है। जब डीजीआईएसपीआर ने यह स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद कौमी असेंबली में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है, उन्होंने क्या बयान दिया ऑपरेशन के हवाले से, ये जरा आप सुने। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप जी। इसमें इकबाल आफरीदी ने बात करने की कोशिश की, जो मेंबर कौमी असेंबली है तीरा के इलाके से। जब उन्होंने ये बात करने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया, उन्हें बात नहीं करने दी गई, बल्कि फिजिकली रोका गया। हालांकि कौमी असेंबली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्हें रोका गया। और ख्वाजा आसिफ ने कहा जी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल कर रहे हैं। ये नकल मकानी इसको सारे ओन कर रहे थे और ये काफी दिन से हो रही थी। मैंने आपको कल बताया कि एक्चुअली वफाकी हुकूमत ने और इदारों ने मनसूबाबंदी की थी कि इस नकल मकानी के जरिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम किया जाएगा और यह प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि यह ऑपरेशन तो सुहेल आफरीदी करवा रहा है। लेकिन यह प्रोपेगेंडा बिका ही नहीं, यह सौदा ही नहीं बिका। हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग वो बार बार यह कोशिश भी करते रहे कि सुहेल आफरीदी के गले में यह ऑपरेशन फिट कर दें। अली अमीन गंडापुर से जुड़े कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी ये काम करते रहे। लेकिन एक आदमी को वजारत आला से आप हटाएं तो उसको तकलीफ तो होती है। ऐसा नहीं है वो आदमी कोई पत्थर का बना हुआ या लोहे का बना हुआ आदमी तो नहीं है, एक आम इंसान है। तो जब आप उसको वजारत आला से उठाएं और इस तरह उसको छोड़नी पड़ जाए तो फिर उसके लोगों को तकलीफ तो होती है। तो वो रिएक्शन भी नजर आता है। तो अब सुहेल आफरीदी ने फाइनली इसका जवाब दिया। एक तो मैंने आपके सामने साबित कर दिया कि ऑपरेशन हो रहे हैं, डीजीआईएसपीआर भी कह रहा है, वजीर दिफा भी कह रहा है, इन दोनों ने कह दिया कि ये ऑपरेशन हो रहे हैं। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि सुहेल आफरीदी ने इसका क्या जवाब दिया। सुहेल आफरीदी ने बताया कि वादिये तीरा से लोग क्यों निकल रहे हैं, क्या वो नवाज शरीफ के पोते की शादी में जा रहे हैं। मैं भी कल ये पूछ रहा था कि क्या कोई लोग पिकनिक पे निकल रहे हैं, क्या वजह क्या है, कौन अपने घर छोड़ के जाता है। तो उन्होंने फिर सारी वजह बताई और ये बताया कि ये लोग क्यों निकले और किसने इनको निकाला। सुहेल आफरीदी ने कहा कि कोर कमांडर पेशावर और आईजीएफसी, इन्होंने लोगों को वादिये तीरा छोड़ने पर मजबूर किया और यह तारीख की एक बहुत बड़ी नकल मकानी तीरा के इलाके से हो रही है। और इस मकसद के लिए कि लोगों को उनके इलाके से निकाला जाए, इन्होंने 24 रुकनी एक कमेटी बनाई थी और इसकी सरबराही यही लोग कर रहे थे। अपनी सरबराही में इन्होंने कमेटी बनाई हुई थी और कमेटी को भी डराया धमकाया गया और फिर अवाम को मजबूर किया गया कि वो अपने इलाके छोड़कर वहां से बाहर निकल जाए। इससे पहले आपको याद होगा चंद दिन पहले तलाल चौधरी जो वजीर मुमलिकत है, उसने भी ये कहा था कि हम तो सुहेल आफरीदी के ताउन से ऑपरेशन कर रहे हैं।
تو یہ سارے لوگ کہتے رہے کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں اور اب یہ بھاگ رہے ہیں کہ جناب ایسی بات نہیں ہے, ہم کوئی انخلا نہیں کر رہے اور ہم کوئی آپریشن نہیں کروا رہے. سہیل آفریدی نے مزید بھی کوئی چیزیں بتائی. دیکھیں, آپریشن کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنا, یہ بات تو بہت پرانی ہے. شامدانہ گلزار بتا چکی ہے, بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا اقبال آفریدی ہیں, شامدانہ گلزار ہیں, عبد الغنی آفریدی ہیں, شہریار آفریدی ہیں, یہ لوگ دوبارہ وادی تیرا کے متاثرین کے بیچ میں گئے, ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو حکومت نے سوچا تھا کہ ہم جناب کایا پلٹ دیں گے اور یہ بہت بدنام ہو جائیں گے خیبر پختونخوا میں, الٹا انہیں فائدہ ہو گیا پی ٹی آئی کو. لوگ بے وقوف نہیں ہے نا, جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کو ساری کہانی کا پتا ہے, وہ ہمیں بھی سنتا ہے, وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی سنتا ہے, اور لوگوں کو اتنا شعور ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کا کھوج خود ہی لگا لیتے ہیں, سننے کے بعد انہیں پتا چل جاتا ہے. اب جناب سہیل آفریدی نے بتایا کہ یہ 3 منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں اور میرے خلاف 3 منصوبے بنائے گئے. سب سے پہلے انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اس میں ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی ویڈیو وہ چلاتا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے. ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو شرم دلائی. دوسرا انہوں نے کہا جی انہوں نے 3 آپشنز کے اوپر کام کیا. نمبر 1, یہ کسی طرح خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دے, اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو مجھے نااہل کر کے یہاں پہ رجیم تبدیل کروا دیں. دیکھیں, پہلے گورنر راج کی بہت بات ہوئی, گورنرز کے انٹرویو بھی ہوتے رہے, ادھر ادھر بھاگ دوڑ بھی ہوتی رہی, بڑی کوششیں ہوتی رہی, لیکن پتا چلا کہ گورنر راج لگا تو ٹکے گا ہی نہیں, آئین میں بھی گنجائش نہیں ہے, اور دوسرا اس کے لیے جس طرح کی آئینی تبدیلی کرنی ہے وہ کوئی اور پارٹی مان بھی نہیں رہی تھی کہ کل کو ہماری حکومتیں بھی گریں گی. لہذا 3 آپشن, پہلے گورنر راج تھا, اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو اب نااہل کر دیں اور رجیم تبدیل کر دیں. سہیل آفریدی کو, اب یہاں سے میں آپ کو ایک خبر بھی دے دیتا ہوں, آگے سہیل آفریدی کا باقی بیان میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. سہیل آفریدی کو نااہل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیم پڑ چکی ہے اور بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں سہیل آفریدی کو نااہل کر دیا جائے. اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے اور پلاننگ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے بھی دی گئی ہے اور پوری منصوبہ بندی ہے کہ کس طریقے سے سہیل آفریدی کو نااہل کرنا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا واقعہ ہو جائے گا کہ ایک وزیر اعلیٰ کو نااہل کر دیا گیا اور اس کی حکومت کو گرا دیا گیا, اور وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے سے. تو چلے یہ بھی کر کے دیکھ لیں, اسٹیبلشمنٹ نے اتنے تجربے کیے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں, ایک اور بیڑا غرق کر کے دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا. اس گھونٹ کو بھی پی لے گی قوم, لیکن یہ سارا زہر قوم واپس ان کو پہنائے گی. یہ وقت آئے گا ان کو یہ ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرے ان کو دانتوں سے کھولنی پڑے گی, ان کی ایسی کی تیسی پھیر دے گی پاکستانی قوم. میں جانتا ہوں پاکستانی قوم کو تاخیر ضرور ہو سکتی ہے, دیر ضرور ہو سکتی ہے, لیکن وہ ان کی غلامی کے اوپر کبھی بھی سر نیچے نہیں رکھیں گے. اور جو میں بار بار کہتا ہوں نا تنزن کہ اپنے بچوں کو اچھا غلام بنائے, مجھے پتا ہے یہ تیر کہاں پہ جا کے لگتا ہے. یہ جو نااہل کرنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر کام چل رہا ہے اور اس میں کامیابی کا امکان بھی جناب انہوں نے کہا جی بہت زیادہ ہے, جی ہم کروا لیں گے نااہل. پلاننگ تو کر لی گئی ہے. اب اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے 3-4 لوگ وہ پر توڑ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں. ان میں سے کچھ تو اس وقت وزیر اعلیٰ کے بہت قریب بھی ہے بندہ, علی امین گنڈا پور کو امید ہے کہ دوبارہ پھر انہیں وزیر اعلیٰ بننے کا موقع مل جائے. 1-2 لوگ تو اپنی سیویاں لے کے بھی پھرتے ہیں اور اسلام آباد میں اپنی سی وی کے ساتھ پائے بھی گئے ہیں. یعنی انہوں نے بڑے گھر کو پیغام بھی بھیجا ہے کہ جناب سہیل آفریدی بہت سخت آدمی ہے, اگر بعد میں کچھ ہو تو ہم اگر تھوڑا سا سخت بولیں گے, تھوڑی سخت باتیں کریں گے, آپ کو وہ باتیں ناگوار گزریں گی, برداشت کریں, ہو سکتا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ بن جائیں. تو اس طرح کے لوگ بھی پھرتے ہیں مارکیٹ میں. بہرحال ابھی تو فی الحال سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہے اور یوتھ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اچھا, اگر نااہل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوتے تو سہیل آفریدی نے یہ انکشاف کیا کہ پھر سہیل آفریدی کو مار دیا جائے گا. یعنی اگر یہ گورنر راج نہیں لگا پائے, وہ تو نہیں لگا پائے, یہ سہیل آفریدی کو نااہل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر نہ کر پائے تو پھر سہیل آفریدی کو مار دیا جائے گا. یہ سہیل آفریدی نے خود اپنے منہ سے کہا ہے. اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے طالبان مار دیں گے, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے افغانستان سے آگے کوئی دہشت گرد مار دیں گے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس کو حکومت سے عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں, جو اس کے وزیر اعلیٰ بننے کے خلاف تھے اور اس کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر پشاور پہنچ کے ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, وہ لوگ یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر, یہ لوگ ہٹانا چاہتے ہیں سہیل آفریدی کو. تو پھر سہیل آفریدی نے کہا کہ مجھے پھر اس کے بعد مار دیا جائے گا. تو یہ اشارہ بھی اسی طرف ہے, یہ اگر کامیاب نہ ہوئے تو مار دیں گے. سہیل آفریدی نے ایک اور بات بتائی, یہ بڑی الارمنگ ہے اور بہت بری بات ہے.
बिलो द बेल्ट। वो ये कहते हैं पहले हमें आगाह किया जाता था कि इतने बजे जनाजा है, इस जगह पे जनाजा है, तो कहते हैं मैं अपना काम छोड़ के चला जाता था। मैं फौज के जनाजों में गया, मैं IGFC की जानिब से जब वहां से आया तो FC के जो हमारे एहलकार शहीद हुए उनके जनाजों में गया। उसके बाद हमें जनाजों का बताना ही बंद कर दिया उन्होंने, यानी हमें ये इतला देना ही बंद कर दी कि कितने बजे और कहां जनाजा है। तो ये एक कितनी बड़ी जाती है। वो ये कहते हैं ये इसलिए किया जा रहा है कि मैं अपने काम छोड़कर जनाजों में गया ताकि एक अच्छा पैगाम जाए कि हम पाकिस्तानी इकट्ठे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन वो कहते हैं जी मुझे किसी जनाजे के लिए बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई और ना मुझे बुलाया गया। ये हमारा इमेज बना रहे हैं कि हम इदारों के खिलाफ हैं, हालांकि हम इदारों के खिलाफ नहीं है, ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा। तो नाज़रीन ये सुहेल अफरीदी की बातचीत थी। और हां, मैं आपको ये बताऊं कि मालाकंड इमरान खान साहब का बड़ा मजबूत गढ़ है। मालाकंड अगर खैबर पख्तूनख्वा में मैं इमरान खान साहब की सबसे ज्यादा मकबूल जगह तलाश करूं ना, तो उनमें मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे इमरान खान का मजबूत गढ़ है। यहां से जुनैद अकबर भी है, यहां से मुराद सईद भी है, और यहां पे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान की फॉलोअर है। सबसे बड़े बड़े इज्तिमा यहां पे होते हैं, खास तौर पे जो अपर दीर लोअर दीर के इलाके, फिर आप मालाकंड में चले जाएं, स्वात में चले जाएं, इस पूरे रीजन में, पूरे रीजन के अंदर जो है वो बहुत तगड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो यह बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे। सुहेल अफरीदी अमूमन पश्तो में बातचीत भी करते हैं अपने लोगों से, लेकिन यहां पे उन्होंने उर्दू में बातचीत इसलिए की क्योंकि जो DGI SPR ने किया और जो वजारत इत्तलात ने किया उसका जवाब देना जरूरी था। अब इसमें जो फाइनल चीज हुई वो क्या हुई? हुआ यह है कि ये सारी बदनामी खाते पड़ गई वफाकी हुकूमत के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, फौजी क़यादत के, कि जनाब आपने ऑपरेशन के नाम पे लोगों को दरबदर कर दिया। अब नंगे पांव बच्चे हैं, रुल गए, बर्बाद हो गए, वो बेचारे अपने घरों से बेघर हो गए। जब उनके मनाजिर आ रहे हैं, इससे पहले नहीं आते थे ना, इससे पहले पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया नहीं दिखाता था क्योंकि पाकिस्तानी ऑपरेशन के साथ खड़े होते थे। अब पाकिस्तानी ऑपरेशन से बेजार हो गए, उन्हें पता चल गया ये ऑपरेशन नहीं है, कारोबार है, वो ये समझते हैं, लिहाजा वो ऑपरेशन के खिलाफ हो गए। तो वो मनाजिर बाहर आ रहे हैं जिससे इनकी मौत, बदनामी और सुख की पूरी दुनिया में हो रही है। अब उससे बचने के लिए इन्होंने ये बयानियां दे दिया। तो सुहेल अफरीदी ने कहा जी ठीक है, एतवार वाले दिन मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, हम अफरीदी कबाइल का जरगा बुलाएंगे और उस जरगे में हम लोगों से पूछेंगे कि तुम अपने घर खुद छोड़कर आए या तुम्हें वहां से निकाला गया, और अगर वफाकी हुकूमत ने यह नोटिफिकेशन वापस ना लिया और यह इल्जाम तराशी बंद करके माफी ना मांगी, तो फिर मैं अपने लोगों को खुद साथ लेकर वादी तीरा उनके घरों को वापस जाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत जो है वो ये कह दे कि जनाब हम तो नकल मकानी नहीं चाहते, तो फिर सुहेल अफरीदी एतवार को जरगा करे और मंगल बुध को ले सारे के सारे वादी तीरा के मुतासरीन को और सरकारी खर्चे पे उनके लिए रस्ते खुला के मामला सीधे करके उनको उनके घरों के अंदर वापस इज्जत के साथ छोड़ कर आए और उनके नुकसान का अजाला भी किया जाए। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है वादी तीरा के लोगों के लिए, बेचारे कितना अरसा दरबदर रहेंगे। नाज़रीन एक डेवलपमेंट यहां पे बरतानिया में भी है, मैं चाहता हूं मैं आपको बताऊं। शहजाद अकबर साहब और मेजर रिटायर आदिल राजा, इनके घरों के ऊपर जो हमले हुए, इसमें शहजाद अकबर साहब जख्मी भी हुए। एक दफा एक शख्स उनके साथ आके दू बदू लड़ पड़ा। शहजाद अकबर साहब की हिम्मत है कि वो सरवाइव किए इस हमले में। अब ये जो हमले हुए इनके घरों में, बरतानिया में 9 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, लॉ एनफोर्समेंट ने किए यहां पे, और 9 बंदों में से 3 बंदों को अदालत में पेश करके उन पे फर्द जुर्म आयद कर दिया गया, और इन बंदों को अदालत ने जमानत नहीं दी। खतरनाक जुर्म इन्होंने किया है, और यह भी पता चल रहा है कि 3 गोलियां भी चलाई गई हैं शहजाद अकबर साहब के घर वाले एक इंसिडेंट में। और ये जराइम पेशा अफराद हैं, बहुत सारे जराइम में पहले भी ये मुलविस रहे हैं, कई मरतबा गिरफ्तार हुए हैं, और टोटल 9 अफराद गिरफ्तार किए गए। इनमें एक ऐसा आदमी है जो हैंडलर के तौर पे काम कर रहा था। यानी जो 2-3 चीजें कंफर्म हुई जो तशवीशनाक हैं, उनमें एक चीज ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कलेक्टिव एफर्ट है, यानी ये प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत। ये ऐसा नहीं है कि वो वकूआ अलग है तो वो अलग है तो वो अलग है, नहीं, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। एक बात तो ये है, इनके पीछे एक ही आदमी हैंडल कर रहा था। अब तक की जो इंफॉर्मेशन आई, मुझे समझ आई, वो यही है। अब एक चीज और है कि इसके पीछे कौन है, जो खुरा है वो जाके कहां पे निकलता है, और जो मेन किरदार है वहां तक पुलिस पहुंच जाए, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी पुलिस की। अभी कुछ मुल्जिमान को चार्ज किया गया और कुछ को चार्ज नहीं किया गया, लेकिन ये एक ही सिलसिले की कड़ी है सारी। और बरतानिया के अंदर इन्होंने बहुत संजीदा लिया, यहां की गवर्नमेंट ने शानदार काम किया है, इन्होंने तहकीकात जारी हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि जो असल कल्प्रेट है, जो ये डोरियां हिलाने वाले पीछे मेन लोग हैं, जिनका ये मोटिव था, क्योंकि देखें ना मामला क्या है, मामला पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और कुछ नहीं है। शहजाद अकबर से क्या मसला है? यही मसला है। आदिल राजा का भी इख्तिलाफ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त। तो रोला तो यही है, रोला और कोई नहीं है, रोला सीधा सीधा यही है। अब देखते हैं कि बरतानिया की पुलिस कहां पे खुरा निकालती है। तो मेरे ख्याल में बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, अभी इसका कोई ना कोई नतीजा निकल ही आएगा, पता चल जाएगा कि ये किसने करवाया और क्यों करवाया और इसके पीछे मकसद क्या था। अब जल्द पता लग जाएगा, बंदे पकड़े गए। नाज़रीन, बोर्ड ऑफ पीस वाला काम जो हो गया ना पाकिस्तान से, ये गले की हड्डी बन गया, क्योंकि बाकी ममालिक ने इसको जिस तरीके से किया वो दिखाई दिया कि बादल ने खास्ता उन्होंने किया, यानी मजबूरन किया। ऐसा लगा कि ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। जरा इसको गौर से समझिएगा बात को। सऊदी अरब ने, तुर्की ने, बाकी ममालिक ने ये जो काम किया ना बोर्ड ऑफ पीस वाला, वो इस तरीके से किया जैसे बेदिली के साथ कोई करता है। खुद मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं आए, तैयब अर्दगान भी नहीं आए, हालांकि ट्रंप ने जाती तौर पे कोशिश की कि ये लोग आए, लेकिन नहीं आए। इसराइल का वजीर आज़म नेतन्याहू है, वो आ ही नहीं पाया। उसकी वजह यह है कि उसका वारंट गिरफ्तारी है वहां पे स्विट्जरलैंड में। वो आएगा तो स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने कहा जी हम गिरफ्तार कर देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ट्रंप ने कहा जी इनका सदर बुलवा लेते हैं, तो नेतन्याहू माना ही नहीं। उसने कहा जी सदर नहीं, मैं ही आऊंगा, जब भी आऊंगा शिरकत मैं ही करूंगा, तारीखी मौका है। तो वो तारीखी मौके पे नहीं आ सका, वो किसी और जगह पे करवा लेंगे बाद में। लेकिन बाकी ममालिक ने बादल ना खास्ता, या चलो यार कुछ नहीं है ये करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, इस तरह उन्होंने किया और ज्यादा संजीदगी नहीं दिखाई। पाकिस्तान ने बड़ी गर्मजोशी, कह कहे, इंजॉयमेंट, चेहरे पे शादमानी, खुशियां, जश्न के अंदाज में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उसने ये काम किया, और साथ पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने भी। इन्होंने इसका ढिंढोरा पीटा और इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे दिया, हालांकि बाकी मुल्कों ने ऐसा नहीं किया। अब ये कामयाबी इनके गले पड़ गई। अब फौज कहती है हुकूमत ने किया, हुकूमत के लोग ऑफ द रिकॉर्ड हमें कहते हैं जी हमने नहीं किया, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड बेचारों से कहलवाया जाता है कि जी काबीना ने फैसला किया था। हुकूमत भी फंस गई, फौज भी फंस गई, और ये मजीद फंसते जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिकन टीवी चैनल अब खबरें ब्रेक कर रहे हैं। किस बुनियाद पे? वो जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बुनियाद पे वो खबरें लीक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या एक्चुअली। अब कुछ और चीजें सामने आई, कुछ मैंने आपको पहले बताई थी। पहले मैंने आपको बताया था ना, इसमें इसराइल का कोई हिस्सा नहीं है, फलस्तीन का कोई हिस्सा नहीं है, सारा इसराइल का ही है। और ये सारा का सारा मंसूबा जो है वो गजा से मुताल्लिक नहीं है। एक ऐसी बॉडी बना दी गई है जो फ्यूचर में बस जो दिल करेगा करती जाएगी। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि लीक होने वाली जो दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक जो चार्टर है इसका बोर्ड ऑफ पीस का, 50% गजा पर इसराइल कंट्रोल करेगा, यानी गजा के 50% इलाके पर इसराइली कंट्रोल रहेगा, जो इस वक्त भी मौजूद है, और वहां तेजी से फौजी तनसीबात बनाई जा रही हैं। 50 के करीब फौजी तनसीबात अभी कायम कर दी गई हैं। मजीद फौजी तनसीबात गजा के अंदर इसराइली फौजी बना रहे हैं, और ट्रंप जो है वो ताहयात इसके चेयरमैन रहेंगे। और ट्रंप के जो करीबी लोग हैं, जैसे कि उनके दामाद हैं, उनके करीबी सियासतदान हैं, वो इस बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान हैं। बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो उसके मेंबरान है, बाकी जो मुल्क हैं वो अलग से मेंबरान है, और वो उसके रुकन रहेंगे वो पैसे देने के बाद। अब आजाद फलस्तीन का लफ्ज इसके अंदर कहीं भी शामिल नहीं है, यानी फलस्तीनियों की आजादी या फलस्तीनियों की कोई रियासत या फलस्तीनियों का कोई मुस्तकबिल, इसके बारे में इस पूरे बोर्ड ऑफ पीस के अंदर या इसके चार्टर के अंदर किसी किस्म का कोई लफ्ज नहीं है। वैसे भी इसराइल ने होने भी नहीं देना था। डोनाल्ड ट्रंप देखें इसराइल का मफाद सोच रहे हैं, वो अपने दोस्त का मफाद सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो आप ये समझ ले एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह है। डोनाल्ड ट्रंप कभी इसराइल को तनहा नहीं छोड़ेगा, या डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इसराइल को नुकसान नहीं होने देगा। उसने दोस्ती का हक अदा किया है, और हमने जो है वो खुशामद का हक अदा किया है, और जनाब जूते पॉलिश वही जो हमेशा से करते चले आए। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के ना गले की हड्डी बनेगा, क्योंकि अमेरिका से ही बहुत सारी चीजें निकलेंगी और दुनिया की हर जगह से निकलेंगी, और पाकिस्तानी जवाब देते रहेंगे और इनके पास जवाब होगा नहीं। अब मैं नाज़रीन एक स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। ये स्टेटमेंट जो है ये अमार अली जान साहब का बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में जो ईमान मजारी का केस है उस केस के हवाले से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बयान दिए, लेकिन ये कंप्रीहेंसिव
اس کے اندر انہوں نے ایک اینگل اٹھایا، عمار علی جان صاحب نے بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی جس دور میں پاکستانیوں کی اکثریت کو بخار چڑھا ہوا تھا نا، اور یہ لگتا تھا ہم سب کو کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے شاید ملک کے مفاد میں کرتی ہے، حالانکہ اختلافات مارشل لاء کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر ان سے لوگوں کو رہتے تھے. عمار علی جان تب بھی کہتا تھا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، آپ کو پتا چلے گا، اور واقعی بات ٹھیک ہے. عمار علی جان کہتے ہیں کہ جی وہ قوتیں جو آئین کو پامال کرتی ہیں، سیاسی لیڈران کو غدار کہہ کر پابند سلاسل جبکہ غداروں کو تخت پر بٹھاتی ہیں، جو عام شہریوں کو اغوا کرتی ہیں اور اپنے ہی عوام پر اغیار کے کہنے پر آپریشن کرتی ہیں، ان قوتوں کے حصے میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور منافع بخش کاروبار آتے ہیں جن کی کل مالیت آج $70 ارب سے زیادہ ہے. اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا جیسے لوگ جو ان پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، آئین کی پاسداری کا مطالبہ کرتے ہیں، شہریوں کے بنیادی حقوق کا دفاع کرتے ہیں، ان کے حصے میں قید و بند کی صعوبتیں آتی ہیں. ایک ملک دو دستور، نامنظور. معاملہ یہ ہے کہ عمار علی جان صاحب کو یا جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں جو ریئلی چاہتے ہیں پاکستان میں سویلین سپرمیسی آئے، بہت سارے تو رنگ باز ہے نا، جو روزانہ کوئی نہ کوئی بے نقاب ہو جاتا ہے. وہ نواز شریف کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو بہت سارے ہمارے صحافی اور دانشور جو ہے وہ انقلابی بن جاتے ہیں. نواز شریف مشکل سے نکلتا ہے، ساتھ ہی وہ پالش پکڑ لیتے ہیں. پیپلز پارٹی میں مشکل وقت آتا ہے تو بہت سارے انقلابی جو ہیں وہ دانشور وہ انقلابی بن جاتے ہیں، اور جیسے ہی زرداری صاحب اقتدار میں آتے ہیں وہ جوتا پالش پکڑ لیتے ہیں.